वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो सभी को राष्ट्रीय रोग निदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी उपलक्ष्य में दिवस को मनाने के लिए हमने आज एकेडमी ऑफ रोग निदान की तरफ से एक गेस्ट लेक्चर अरेंज किया है। आज के हमारे प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर विवेक कुमार दुबे सर। सर काफी एनर्जेटिक और यंग जो क्रॉप आ रही है हमारी रोग निदान सब्जेक्ट में से, उसमें से काफी कॉन्फिडेंट नाम अभी उभर के आ रहा है, जो है डॉक्टर विवेक दुबे सर का। सर अभी फिलहाल बिलासपुर में एज अ लेक्चरर करके ज्वाइन है रोग निदान डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में बिलासपुर में। और सर का खुद का आयुर्वेद चिकित्सालय भी है, आयुर्वेद चिकित्सालय एवं धातु साम्य चिकित्सालय। तो ये धातु साम्य चिकित्सालय एक काफी अच्छा वर्ड है, या काफी अच्छा कंसेप्ट है जो सर ने अपने प्रैक्टिस में उतारा है। सर का पीजी रोग निदान में हुआ है नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट से। और सर काफी लगभग 12-13 साल से प्रैक्टिस और अध्यापन के कार्य में कार्यरत है। अभी सर ने काफी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके पब्लिश किए हुए वर्क उन्होंने पब्लिश किया है सर, तो उसका भी हमें ज्ञान होगा। और आज जो रोग निदान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हमने जो टॉपिक लिया है निदाने माधव श्रेष्ठ, जिसके उपलक्ष्य में सर क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ माधव निदान, इसके ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। मैं एकेडमी ऑफ रोग निदान की तरफ से सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अपना लेक्चर शुरू करें। विवेक सर, ओवर टू यू सर। हेलो। लगा दिया तुमने? तो बंद कर दो उसको, भी ना रहा हूँ। विवेक सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। धन्यवाद गणेश हाँ जी। सर, नमस्कार सर। सबसे पहले आज राष्ट्रीय रोग निदान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक विशेष कार्य के लिए एकेडमी ने मुझे चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं एकेडमी का। और आज यहाँ पे एकेडमी के उपस्थित जो पदाधिकारी हैं, अतुल बाबू वार्ष्णेय सर, जयकिनी मैडम, दूधमल सर और मेरे अनुज गणेश जी, और सहित जो भी यहाँ पे हमारे साथी रोग निदान के आज इस संभाषा में उपस्थित हैं, उनको मेरा सादर नमस्कार और शुभकामनाएं। वैसे तो माधव निदान जैसे विषय पर कुछ भी कहने के लिए मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, और जो कुछ भी आज मैं बात करने जाऊंगा वो सब गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान का सिर्फ एक हस्तांतरण होगा, जो आपके समुच्च जो है हम रखने की कोशिश करेंगे। एक बहुत गूढ़ विषय है, निश्चित तौर पर हम सभी इसके अध्येता ही हैं, अभी इसके मास्टर तो नहीं हुए हैं। और अध्येता रहते हुए जो कुछ भी अपने समझ में अभी तक की स्थिति बनी है, उसको मैं यहाँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। विशेष तौर पर यहाँ पे आज की जो परिचर्चा है, माधव निदान या निदान का जो चिकित्सा में उपयोग है, निदान चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से उपयोगी साबित हो सकता है, ये आज का हमारा विषय रहेगा। और इसी विषय पर हम केंद्रित होकर अपनी सारी बात करने जा रहे हैं। टेक्निकली बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं या चर्चा में आ सकती हैं। जब ये विषय हमारे समक्ष आया तो एक उत्सुकता हुई कि ये विषय ऐसा है जिसमें कि हम सभी बहुत सारी बातें करते हैं। और जब हम यूजी या पीजी लेवल में थे तब भी माधव निदान या रोग निदान की बातें जो होती थी, वो कितना हम क्लिनिकली आज अपने प्रैक्टिस में ले आ पा रहे हैं और या कैसे ले आ सकते हैं, उसका एक यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि वहां तक हम पहुंच पाए। तो शायद आज की चर्चा सार्थक रहेगी। मैं कुछ ही क्षणों में अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। और गणेश जी मुझे दूसरे उससे एक्सेस दीजिएगा। मैं अपने लैपटॉप से आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज। हाँ सर, करिए, कोई दिक्कत नहीं।
गणेश जी, मेरी स्लाइड विजिबल है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी स्टार्टर स्क्रीन शेयरिंग ऐसे ही मैसेज आ रहा है सर। हेलो। हाँ सर, अभी नहीं आ रहा है, स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन नॉट विजिबल। हाँ सर। ओके। सर आप जिस दूसरे से लॉगिन किया है ना सर मोबाइल से, हाँ। उसको लॉग आउट कर दीजिए सर, क्योंकि आपकी आवाज दो डिवाइस अगर साथ में रहेंगे तो इको करेगा आवाज। ओके। यस। यस सर। सर स्क्रीन इज विजिबल नाउ। हेलो। सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर ये इनके ऊपर आपका लेफ्ट साइड राइट साइड पे होगा, वहां पे करिए। गणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ। मैं लैपटॉप की वॉइस को म्यूट कर देता हूँ। हाँ सर वो चलेगा। लैपटॉप के वॉइस को ये कर दीजिए और मोबाइल से ये करिए, और उसका साउंड भी कम कर दीजिए लैपटॉप का। सर कस्टम एनिमेशन वाला विंडो ओपन है, उसको क्लोज करिए आप पहले, राइट साइड पे, आपके डेस्कटॉप पे राइट साइड पे, इधर नीचे स्लाइड के बाजू में जो है ना कस्टम एनिमेशन, उसको क्लोज कर दीजिए ऊपर से। हम शुरू कर सकते हैं गणेश जी? हाँ सर आप शुरू कर सकते हैं। प्रणम्यम जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर अपरग्योदारम त्रैलोक की शरणम से। माधव निदान के इस मंगलाचरण से हम आज अपने इस उद्बोधन को आगे बढ़ाते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। जो कुछ भी है वो आज गुरु लोगों के चरणों से ही प्राप्त ज्ञान है, और वही हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेरी स्लाइड विजिबल है? यस सर, विजिबल है। अगर आपको उसको स्लाइड शो में करना है तो कर सकते हैं। आई थिंक ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ। हो नहीं नहीं, अगर करना है तो जैसे स्क्रीन आपका विजिबल है। यस सर। मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करके फिर से करता हूँ। कोई टेक्निकल इशू की वजह से स्लाइड शेयर नहीं हुआ। ओके सर, ठीक है।
अभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। आई थिंक स्लाइड मूव नहीं कर रही है ना? नहीं सर, इस पे विजिबल नहीं हो रहा है। मैं आपको शेयर करूं, आप उस साइड से शेयर करेंगे क्या? हाँ सर। हाँ, स्लाइड मूव नहीं कर रही है। हाँ ठीक है सर, भेज दीजिए मुझे। व्हाट्सएप भी किया तो चलेगा। एक बार मैं रीट्राई करता हूँ। सर ये नीचे से करिए ना आप, ये यहाँ पे राइट साइड में है ना, नीचे। हाँ बस उसको क्लिक करके देखिए। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है, मैं शॉर्ट उसमें ही चलता हूँ, है ना? हाँ सर। वो सर ज्यादा शॉर्ट सही। रूल से चल रहा है सर, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। जी, वही कर लेते हैं सर। हाँ हाँ। हाँ ठीक है सर, अभी आ गए हैं। नहीं, वो एक्चुअली मूव ऑन नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है। अरे किने बाबा। ओ हम शॉर्टर व्यू से आगे बढ़ते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। क्षमा चाहता हूँ, टेक्निकल कारणों से आपको परेशानी हुई। हम पुनः अपने मुख्य विषय पे आते हैं। आज का जो टॉपिक अलॉटेड है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माधव निदान, जो विषय बहुत ही गूढ़ है और जिसके हम सभी अध्येता हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो प्रमुख वो है
कि रोग निदान या माधव निदान का जो हमारे लिए उपयोगिता है वो आज के समय में क्लिनिकली कितना है और किस तरीके से हम इस पे काम करके अपने आप को बेहतर चिकित्सक बना सकते हैं, इसी विषय पे हम आज बात करने जा रहे हैं। जैसा कि माधव निदान जो ग्रंथ है, हर ग्रंथ की अपनी एक प्रतिज्ञा होती है और उसी प्रतिज्ञा को आधार बनाकर वो पूरी की पूरी, चाहे वो बृहत्तरी हो या लघुत्तरी हो, वो संहिता वाहित होती है। तो माधव निदान भी एक लघुत्तरी का ग्रंथ है और उसकी अपनी एक प्रतिज्ञा है जिसको लेके पूरे तंत्रकार ने उसको लिखा है, और जो हमारे लिए तंत्रकार की दृष्टि से अगर हम उसको समझ पाए तो शायद वो हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी। जी जी, थैंक यू। तो वास्तव में जो माधव निदान की बेसिक चीजें थी कि उन्होंने उपद्रव, अरिष्ट और निदान और लिंग, इसको विशेष तौर पर निबंधित करके अपने ग्रंथ की रचना की। तो मुख्य रूप से ये इसका प्रतिपाद्य विषय है और इसी को लेके पूरे ग्रंथ में उन्होंने जितने भी अध्याय लिखे हैं वो इसी मूल प्रतिज्ञा को लेके ही लिखे गए हैं, जिसमें कि हम किसी भी निदान के माध्यम से उत्पन्न होने वाले लिंग और उनसे उत्पन्न होने वाली पूरी प्रक्रिया, लक्षण संप्राप्ति सहित, और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपद्रव या अरिष्ट या आतंक की स्थिति का आकलन कर सकें, ये इस ग्रंथ की मूल प्रतिज्ञा है। तो इसी प्रतिज्ञा का अनुसरण करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गुरु कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ का जो पहला अध्याय होता है वो उसकी प्रतिज्ञा होती है। तो माधव निदान का जो पहला अध्याय है पंच निदान, तो आगे के जो 68 अध्याय माधव निदान ने लिखे हैं वो मूल रूप से इसी पंच निदान को ध्यान में रख के लिखे गए हैं। अर्थात कहने का यह है कि निदान से लेके संप्राप्ति तक का जो 5 धातु वैषम्य को जानने के उपाय हैं वो सभी के सभी 68 सम्मूर्छनाओं में एक साथ लागू होते हैं। तो ये 68 सम्मूर्छनाएं जो बताई गई हैं, इसमें ये पूरी की पूरी प्रक्रिया विशेष तौर पर लागू होती है कि पांचों के पांचों निदान के धातु वैषम्य के जो जानने के उपाय हैं वो 68 सम्मूर्छनाओं में एक ही साथ लागू होंगे, ऐसा एक इस तंत्रकार के पहले अध्याय के माध्यम से कहने का तात्पर्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य चरक की जैसे प्रतिज्ञा है दीर्घन ज्योति, तो आचार्य चरक ने जो 120 अध्याय लिखे हैं वो दीर्घन ज्योति की जो प्रतिज्ञा है उसी को आधार बनाकर लिखा है। आचार्य सुश्रुत ने वेदोत्पत्ति तंत्र लिखा है, उसको वेदोत्पत्ति के को आधार बनाकर लिखा है। आयुष काम्य नामक बागभट्ट द्वारा रचित जो हमारा अष्टांग हृदय तंत्र है वो भी विशेष तौर पर इसी प्रतिज्ञा, जो उनकी आयुष काम्य की प्रतिज्ञा है, उसको आधार बनाकर लिखा गया। तो हमारा जो निदान का तंत्र है, पंच, जो हमारा माधव निदान है, वो पंच निदान को आधार बनाकर लिखा गया है। ऐसी इस तंत्रकार के भाव से अगर हम इस तंत्र को पढ़ते हैं तो ये प्रतिज्ञा से हमको ज्ञात होता है कि पूरे जो भी 69 चैप्टर है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है पंच निदान, वो आगे की 68 अध्यायों में एक समान रूप से प्रभावी होगा और मूल रूप से इसी पंच निदान के माध्यम से हमारे जो 68 चैप्टर्स है उसके अंदर हम अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी बेस को हम आधार बना के अगर हम बढ़ते हैं तो वास्तव में निदान का जो बेसिक मतलब है या निदान जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, अगर हम ये ज्ञात कर लें तो शायद हमारे लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा अगली स्थिति समझने की। तो चूंकि ये एक संग्रह ग्रंथ है, संकलन ग्रंथ है और इसको मूल रूप से हमारे संहिताओं से लिया गया है, तो हम थोड़ा संहिताओं का अवलोकन करते हुए अगर हम माधव निदान पे दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्यादा गहराई से हमारे माधव निदान की समझ बनती है। निदाने माधव श्रेष्ठा कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृत स्थिति से वैकृत स्थिति बनने की जो प्रक्रिया है उसका अगर हम समझ बना सके तो हमारे लिए ये काफी आसान हो जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं
कि धातु शाम ये हमारे तंत्र का मूल प्रयोजन रहा है। और ये धातु शाम जो तंत्र का मूल प्रयोजन रहा है, उसको अगर हम बृहत्तरी की दृष्टि से देखें तो आचार्य चरक ने जो बात कही है कि स्वस्थ और अन्नपान, ऐसे जो चतुष्क प्रणाली बताई है, उसमें स्वस्थवृत्त और अन्नपान चतुष्क का सम्यक अगर पालन किया जाए तो हमारी धातु शाम की प्राकृत स्थिति, जो स्वस्थ के स्वास्थ्य का संरक्षण है, वो बना रहता है। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि हम कहीं ना कहीं जो अपने त्रयोपस्तंभ है उसका सही ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण हैं। तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि धातु शाम्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो धातु वैषम्य नामक एक स्थिति को जन्म देता है। जो धातु वैषम्य नामक स्थिति को जन्म देता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया जो धातु शाम्य से धातु वैषम्य की तरफ जाती है, ये किस तरीके से गई और फिर से ये धातु वैषम्य से किस तरीके से हम धातु शाम्य में लौटे, अर्थात जो आतुरस विकार प्रशमनम है, हमारे आयुर्वेद के जो ग्रंथ का मूल प्रयोजन रहा है कि धातु शाम्य को बनाए रखना, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, जो कि स्वस्थवृत्त और अन्नपान चतुष्क के माध्यम से बना रह सकता है। लेकिन जो धातु वैषम्य है, जो धातु शाम्य के सम्यक पालन से नहीं बनने की वजह से उत्पन्न हुआ, उसके अंदर हमारे आतुरस विकार प्रशमनम के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। आतुरस विकार प्रशमनम के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि जो धातु शाम्य है वो धातु वैषम्य कैसे हुआ, इस स्थिति का ज्ञात करना। ये स्थिति ज्ञात हो, इसके लिए जो है हमारा जो तंत्र है वो हमको तीन तरीके के चतुष्क की स्थितियां, या यूं कहिए दो चतुष्क और एक संग्रह द्वय की स्थितियां देता है कि निर्देश चतुष्क, रोग चतुष्क और संग्रह द्वय। ये ऐसे तीन वो है संकलन है जिनसे कि हमको ये पता चलेगा कि ये धातु शाम्य धातु वैषम्य कैसे हुआ। तो जो आतुरस विकार प्रशमनम है उसका दोनों जो एक विघटन हो जाता है उस प्रयोजन का, उसका प्रथम खंड हो जाता है कि हम प्राकृत स्थिति वैकृत कैसे हुई इसको जाने। तो पहला ये काम हमको धातु वैषम्य, धातु शाम्य से धातु वैषम्य कैसे हुआ, इसको कैसे ज्ञात करें। और दूसरी स्थिति जो निर्मित होती है कि अब जो ज्ञात हो गया है उससे पुनः हम प्राकृत स्थिति में कैसे लौटे। तो ये जो धातु वैषम्य हुआ था उससे हम धातु शाम्य की तरफ कैसे बने, इसके लिए भी हमें आचार्य योजना, भेषज और कल्पना चतुष्क नामक तीन चतुष्क की प्रणालियां बताते हैं कि अगर सही ढंग से हम योजना चतुष्क और उसके बाद भेषज का चयन करके और सही ढंग से रोग मार्ग या जो है औषध जो है प्रदाय करने का मार्ग चयन करेंगे या औषध की कल्पनाएं चयन करेंगे, तो हम फिर से धातु वैषम्य से धातु शाम्य की तरफ। तो ये हमारे आयुर्वेद का जो दूसरा प्रयोजन है आतुरस विकार प्रशमनम, वो पूर्ण होता है। तो इसमें आज जो हमारे लिए रोग निदान का जो प्रमुख विषय है कि ये धातु शाम्य धातु वैषम्य कैसे हुआ, इसको जानने की जो पूरी प्रक्रिया है, यहाँ पे हमारे माधव निदान का जो कार्य क्षेत्र है वो यहाँ पे स्थापित है। तो वास्तव में माधव निदान ग्रंथ जो है वो आचार्य चरक के निर्देश, रोग और संग्रह द्वय नामक जो तीन हमारी रोग ज्ञान के उपाय हैं, या रोग कैसे धातु शाम्य धातु वैषम्य में बदलता है, इसको मूल आधार बनाकर लिखा गया एक तंत्र है, जो कि एक गेटवे है जो है चिकित्सा की तरफ बढ़ने का। बिना इसको ज्ञात किए कोई भी व्यक्ति धातु वैषम्य से धातु शाम्य की तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि विकृति का आकलन किए बिना प्रकृति की तरफ बढ़ना, ये तो वैसे ही हो जाएगा कि किस तरीके का औषध बल प्राप्त करें, किस बल का स्तर का दोष बल है। तो ये जब तक हम आतुर बल और दोष बल और औषध बल का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, तब तक हम प्राकृतिक स्थिति की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो मूल रूप से अगर हम यहाँ पे अपनी एक दृष्टि रखें तो माधव निदान का जो कार्य क्षेत्र है वो धातु शाम्य से धातु वैषम्य कैसे हुआ, इसको ज्ञात करें। थोड़ा इसको आगे सरलीकरण की स्थिति में बढ़ते हैं तो शायद स्थितियां और क्लियर होंगी। वास्तव में ये जो निदान का कार्य क्षेत्र है, माधव निदान का कार्य क्षेत्र है विकृत स्थिति को ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको ये पहले समझना होगा कि वास्तव में इस विकृत स्थिति का निर्माण किस तरीके से। आप सभी जानते हैं, आप सभी रोग निदान के विद्वत्तजन हैं, और आज इस मंच पे बहुत सारे हमारे रोग निदान के अतिरिक्त लोग भी जुड़े हैं। मैं उनका भी इस मंच से बहुत स्वागत करता हूं और सभी को पुनः एक बार जो तकनीकी कारण थे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और यहाँ इस मंच से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें फिर से विषय पर लौटते हैं कि वास्तव में ये विकृति उत्पन्न कैसे होती है। अगर हम इसका क्रम समझ लें तो हम माधव निदान के माध्यम से जो योगदान करना चाहते हैं वो यहाँ पे हो सकता है, या माधव निदान का जो मूल प्रतिज्ञा है वो कहना क्या चाहती है, उस ग्रंथ का, उस तंत्रकार का मूल भावना हमारे समझ में आ सकती है।
वास्तव में हम सभी जानते हैं कि हेतु जो होता है वो एक विकृत प्राण रूपी ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर अर्थात वेदना अधिष्ठान त्वचा से बाहर में उपस्थित रहता है, हर समय उपस्थित रहता है। हेतु आप सभी त्रिविध हेतु के बारे में जानते हैं, काल अर्थ कर्म के बारे में पढ़ा है। तो ये जो हेतु है निरंतर ये उपस्थित रहता है, लेकिन ये हेतु जब तक हमारे द्वारा ऐसा कोई रास्ता तैयार नहीं किया जाता है जिससे कि ये हमारे शरीर के आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य नामक त्रयोपस्तंभ का घात करके और ये शरीर के वेदनाधिष्ठान के साथ संपर्क बनाए और शरीर के धातुओं के साथ इनका जुड़ाव हो, तब ये निदान जो है संज्ञा को प्राप्त कर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हेतु शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर निदान का रूप धारण करता है और यहां से वो हमारे अंदर धातु वैषम्य की स्थिति को करता है। तो मूल रूप से जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो हमारा माधव निदान का कार्य क्षेत्र था वो धातु साम्य से धातु वैषम्य कैसे उत्पन्न हुआ, इसको बताने का उनका मूल उद्देश्य था कि यहाँ पे हमारे जो है कार्य करने की प्रणाली आती है। तो अगर यहाँ हम समझे तो ये जो निदान है, ये निदान जो शरीर के अंदर विकृत प्राण रूपी ऊर्जा प्रविष्ट की है, यहां से माधव निदान का कार्य क्षेत्र शुरू। तो माधव निदान जो है वो मूल रूप से विकृत प्राण रूपी ऊर्जा जब शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाती है और वो फिर धातुओं के साथ संपर्क बनाने लगती है, तो वहां पे उसका जो है कार्य क्षेत्र यहां से शुरू होता है। अर्थात ये एक ऐसा विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से विकृति का दर्शन कराने के लिए लिखा गया शास्त्र। अगर हम इसको एक संक्षेप शब्दों में कहें तो जो कुछ भी अब निश्चित दियते प्रतिपाद्यते इति निदानम, अर्थात अब वो शरीर में विकृत प्राण रूपी ऊर्जा प्रविष्ट कर चुकी है, निदान का रूप धारण कर चुकी है, अब वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेगी जिससे कि हमारे शरीर में विकार, रोग या व्याधि नामक धातु वैषम्य की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सरलीकरण की स्थिति में थोड़ा आगे बढ़े तो जैसा कि हमने अभी बात की कि हेतु जो होता है वो सामान्य रूप से जिसको मिथ्या आहार विहार या विकृत प्राण रूपी ऊर्जा कहते हैं, वो हमारे शरीर में जो बाहर की स्थिति में रहता है और जब वो शरीर के धातुओं के साथ संपर्क बनाने लगता है तब वो निदान का स्वरूप धारण करता है और यही माधव निदान का स्थानार्थ है। मूल रूप से इसी को ध्यान में रख के 68 के 68 अध्यायों में आचार्य माधवकर ने इसी विभावना को आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से हम इसका जो है प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हेतु जैसा कि हम सभी समझ गए कि वेदना अधिष्ठान के बाहर विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है और निदान जो है वो वेदना अधिष्ठान के अंदर जो है वो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है। अर्थात जो हम लोग पढ़ते हैं हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदानम ना अर्थांतरम का मतलब है कि हेतु से लेके निदान तक की विकृत प्राण रूपी ऊर्जा की गति होती है और इसके जो अलग अलग स्तर हमको देखने को मिलते हैं वो यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। तो अगर हम इसका सही अवलोकन करें तो हमको पता चलेगा कि ये वास्तव में हेतु से लेके निदान तक की विकृत प्राण रूपी ऊर्जा की गति है और माधव निदान यहाँ पे विशेष तौर पर जो शरीर में प्रविष्ट विकृत ऊर्जा है उसकी बात करने के लिए लिखा गया है। तो और थोड़ा आंकड़ों की दृष्टि से बात करें जो कि आजकल सब कुछ स्टैटिस्टिकल वे में कहा जाता है, तो अगर हम देखें तो बृहत्तरी के सभी ग्रंथों में जो नैदानिक दृष्टिकोण या नैदानिक कोण रखे गए हैं उसमें अगर देखें तो 40 तरीके से हम बृहत्तरी के माध्यम से निदान का आकलन कर सकते हैं। आचार्य चरक ने उसके 8 और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने उसके 16 ऐसे 32 और 8 40 प्रभेद बताए हैं और माधवकर जो कि लघुत्तरी के ग्रंथ हैं उन्होंने अकेले 68 ऐसे प्रभेद बताए हैं जिसके माध्यम से हम विकृत जो हमारी स्थिति है विकृत प्राण रूपी ऊर्जा की स्थिति है उसका हम इस धातु वैषम्य का हम यहाँ पे पूरे के पूरे 68 तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो इतना विस्तार उन्होंने दिया है हमारे विकृति के आकलन करने का, इससे उस तंत्र की ग्रेविटी पता चलती है कि वास्तव में क्लिनिकल एस्पेक्ट में अगर हमको जाना है और हमको चिकित्सा में धातु वैषम्य को फिर से धातु शाम में ले आना है तो ये 68 जो है धातु वैषम्य के प्रभेद हमें आचार्य माधवकर प्रदान करते हैं। इससे इनकी एक श्रेष्ठता जो है निदान के दृष्टिकोण से मतलब देखने को परिलक्षित होती है। थोड़ा धीरे से विषय में हम आगे बढ़ेंगे तो शायद और चीजें अभी क्लियर होंगी कि किस तरीके से ये शास्त्र हमको क्या कहना चाहता है। एक अपनी बातों को थोड़ा सा दिशा से हटाते हुए यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वास्तव में आयुर्वेद एक कृपा साध्य विज्ञान है जो गुरु कृपा से आगे वाहित होता है और ये अगर हम अपने गुरु की उंगली पकड़ के यहाँ पे आगे बढ़े तो हमें वो तंत्रकार की उंगली तक पहुंचा देते हैं और तंत्रकार जो अपनी बात कहना चाहते हैं
अगर हम उसकी भावना से उसको पढ़ने लगते हैं तो हमको मूल तंत्र का अर्थ समझ में आने लगता है। अन्यथा एक ही अर्थ के बहुत सारी, एक ही चीजों के बहुत सारे अर्थ हमको मिलते हैं और उसका हम चिकित्सीय दृष्टिकोण में उपयोग नहीं कर पाते। और जो चीज हमको प्रयोग में, सिद्धांत से प्रयोग में ना जा पाए, प्रायोगिक सिद्धांत अगर जो है हमारे आधारभूत सिद्धांत प्रायोगिक सिद्धांत से जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक हमारा एक्सेप्टेंस किसी चीज के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे मैं हमारे बहुत सारे अनुज जो हमसे कनिष्ठ हैं, कहीं वय में कनिष्ठ होंगे, ज्ञान में कनिष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि वो इसको तंत्रकार की दृष्टि से लें और तंत्रकार की दृष्टि से अगर समझेंगे तो शायद इस तंत्र की मूल भावना जो है वो यहाँ पे क्लियर होगी। तो थोड़ा इसको सरल करते हैं। वास्तव में जो धातु वैषम्य के 5 स्तर जिसको हम पंचनिदान के माध्यम से जानते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है इसको यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। आज टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आपको बहुत सारे एनिमेशंस नहीं दिखा पा रहा हूँ, अदरवाइज ये क्रम से कैसे होता है इसका एक छोटा सा विज्ञान यहाँ पे रखा गया था। वास्तव में निदान जो है, आप सभी अभी तक समझ के आए कि निदान का मतलब है कि जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा धातुओं से संपर्क बनाती है, वहां पे हम निदान रूप में उसको जानते हैं। हमारे आचार्य ने 5 जो हमारे कहते हैं कि रोग ज्ञान के उपाय बताए हैं, उसमें हम एक एक अलग अलग स्तर पे हमारी विकृति किस तरीके से हमारे शरीर की प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालती है, उसका यहाँ पे एक जो है अवलोकन करने की कोशिश करते हैं कि जब धातुएं जो है धातुओं के संपर्क में विकृत प्राण रूपी ऊर्जा आती है, तब जो हमारी स्थिति है उसको हम निदान के माध्यम से हम जान सकते हैं। ऐसा हमारे आचार्यों ने बहुत सारे जो है नैदानिक दृष्टिकोण से आहारज, विहारज, आचारज, विचारज ऐसे चतुर्विध तरीके के निदान बताए। और जब वही विकृत प्राण रूपी ऊर्जा हमारे शरीर के धातुओं में जो हल्का संपर्क बना था, अब वो उसके साथ वो उनमें एक रूप भाव प्रविष्ट होने लगती है, अर्थात अब उस धातु के अंदर उसका पेनिट्रेशन होने लगता है। वैषम्य रूपी जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा आहार विहार या ब्रह्मचर्य के माध्यम से जो विकृति आई है, जिसको हम त्रिविध हेतु या त्रिविध जो है आयतन के माध्यम से जो हमारे शरीर में प्रविष्ट किया है और निदान रूप धारण किया है, जब वो धातुओं में प्रविष्ट होने लगता है तब जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसका आकलन हम पूर्व रूप के माध्यम से, अर्थात पूर्व रूप वो स्थिति है जिसमें कि विकृत प्राण रूपी ऊर्जा धातुओं में प्रविष्ट करने लगती है। निदान वो स्थिति है जिसमें कि विकृत प्राण रूपी ऊर्जा धातुओं से सिर्फ संपर्क बनाती है, प्रविष्ट नहीं की रहती है। और फिर जब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब जो हमारी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है वो दोष के रूप में आगे बढ़ रही होती है, वो धातुओं के साथ मिलके एक नवीन उत्पत्ति करती है जिसको हम सम्मूर्छना की स्थिति कहते हैं। तो जब वो सम्मूर्छित स्थिति की होती है तब वो एक कुछ लक्षण उत्पन्न करती है जिनको हम रूप के माध्यम से, और अगर यहाँ भी हमारे हेतुओं का सेवन बाहर से जारी रहा और वो हेतु निदान को मिलते रहे, निदान से आगे बढ़ते रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो निदानिक हेतुओं में जो बहुत सारे हेतु एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या एक रूपता वाले हेतु हो जाते हैं, तो कभी कभी एक जैसी अग्नि पे, एक जैसे अधिष्ठान पे वो अपना प्रभाव डालते हैं, तो लक्षण जो उत्पन्न करते हैं उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। तो इसको कहते हैं गूढ़ लिंग की व्याधि उत्पन्न होती है। तो ये जब हमारी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा अपने एक जैसी विकार प्रकृति और एक जैसे अधिष्ठान के रूप में आगे बढ़ती है, तब वो एक ऐसी स्थिति को उजागर करती है जिसका ज्ञान करना सामान्य रूप से हमारे समझ से संभव नहीं होता है। तो हमको विशिष्ट रूप से वहां पे आहार विहार और औषध का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको तंत्रकार ने उपशय संज्ञा दी। अर्थात उपशय हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस का एक टूल है, लेकिन उस टूल तक पहुंचने में हमारी जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है वो एक विशेष स्थिति को धारण की रही रहती है, इसीलिए उसको जानने के लिए हमको कुछ आहार विहार औषध का विशेष प्रयोग करना पड़ता है। तो यही स्थिति जब थोड़ी आगे बढ़ती है तब वो विविध विस्तार को प्राप्त होती है, जिसमें हम संख्या प्रधान विधि विकल्प बल और काल की स्थितियों में उसको हम आकलन करते हैं, जिसको कि हम संप्राप्ति के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मूल तात्पर्य है कि वास्तव में जो हमारे माधवकर आचार्य की जो ये योगदान स्थिति है, इसमें अगर हम गहराई से समझें तो पंच निधान के माध्यम से हमारी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रविष्ट करके उत्तरोत्तर किस गति से कहाँ तक पहुंची है, अगर कहीं निदान की स्थिति तक पहुंची है तो धातुओं से संपर्क बनाएगी, तो धातुओं में शिथिलता उत्पन्न होगी। जब शिथिलता उत्पन्न होगी तो धातुओं में सिर्फ धातुओं के अंदर जो दोष थे उनमें सबसे पहले क्षय वृद्धि के लिंग उजागर होंगे, और जब धातुओं के साथ प्रविष्ट स्थिति बना लेगी तो विशिष्ट स्थिति में वहां पे कुछ
रोग के पूर्व रूप उजागर होंगे, और जब वो धातुओं के साथ सम्मूर्छित हो जाएगी तब वहां पे प्रत्यात्म लिंग अर्थात रूप उजागर होंगे। और जब वो एक जैसे जो है विकृत प्राण रूपी ऊर्जा एक जैसी अग्नि को प्रभावित करके एक जैसे अधिष्ठान में अधिष्ठित होगी, एक जैसे क्षय गुण की स्थिति में अधिष्ठित होगी, तब जो लक्षणों को उत्पन्न करेगी उसको ज्ञात करने के लिए हमको उपसय अनुपसय का सहारा लेना पड़ेगा। वहां पे हम रूप, पूर्व रूप और निदान से उसको ज्ञात करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और जब ये पूरी प्रक्रिया का हम एक तारतम्य बनाना चाहेंगे कि ये किस तरीके से समुत्थत्व से लेके संप्राप्ति तक की गति हुई है, तो वहां पे हमको जाने के लिए हमको संप्राप्ति के विविध विस्तार का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये माधव निदान का जो है कृतित्व अगर हमको दर्शन में आ जाए तो वास्तव में हम अपने जो मूल हमारा कर्तव्य है, रोग निदान का कर्तव्य है कि धातु साम्य से धातु वैषम्य कैसे हुआ इसको ज्ञात कर सकते हैं, और चिकित्सा में हम अपने योगदान को बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। ये यहाँ से हमको एक परिचित होता है। थोड़ा इसको सरल तरीके से विस्तार देते हैं तो शायद चीजें और क्लियर होंगी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर हम समझते हैं कि हम सभी जानते हैं कि एक जो संप्राप्ति जिसकी हम अभी विस्तार की स्थिति बात कर रहे थे, वास्तव में जब कभी भी कोई विकृति बनती है तो उस विकृति के बनने में हमारे बृहत्तरी से हमको जो ज्ञान मिला उसको हम आज माधवकर से जोड़ के और वहां से हम विशिष्टता का ज्ञान कर रहे हैं। तो वास्तव में हम जानते हैं कि कोई भी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा जब हमारे शरीर में जाती है तो वो एक विकार की प्रकृति को जन्म देती है, और वो जो विकार की प्रकृति है वो जहां उत्पन्न होती है या जिस तरीके से उत्पन्न होती है वो हमारी प्रक्रिया विकार का समुत्थान कहलाती है, और वो जहां पे अधिष्ठित होती है, जहां पे जाके अपने लक्षणों को उत्पन्न करती है वो विकार अधिष्ठान कहलाता है। तो वास्तव में अगर हम इस विकार प्रकृति का आकलन करना चाहें तो जैसा हम सभी पूर्व की स्लाइड में देख के आए कि जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा आई उसने हेतु के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट किया और निदान का रूप धारण किया, और फिर हमारे शरीर की धातुओं के साथ संपर्क बनाना शुरू किया। आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो अग्नि के माध्यम से संचालित होता है, चाहे वो जक्षाग्नि हो, चाहे धात्वाग्नि हो, चाहे महाभूताग्नि हो। तो जब कभी भी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो सबसे पहले वो हमारे कार्यकारी अग्नि, जहां जैसा निदान है वैसी कार्यकारी अग्नि के बल पे जाके वो अपना प्रभाव डालती है, और अग्नि के कार्य में सबसे पहले कमी देखने को मिलती है। तो जैसे ही वो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा आती है तो किसी ना किसी अग्नि के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, जैसा निदान रहा। तो अगर वो जठराग्नि की अग्नि है सपोज, तो जठराग्नि पर प्रभाव डालेगी तो उसके वजह से कुछ वहां पे जठराग्नि का कार्य बाधित होगा, तो वहां पे कुछ आम उत्पन्न होगा जिसको जठराग्नि मांदजन आम कह सकते हैं। अगर वो रक्ताग्नि पे प्रभाव डाली तो रक्ताग्नि मांदजन आम कह सकते हैं। और उसके वजह से जैसे विकृत प्राण रूपी ऊर्जा होगी वैसा ही वो किसी न किसी जो धातु रूपी हमारे दोष हैं उनको प्रभावित करेगी, और वहां पे कोई ना कोई दोष अपना दूषीकरण की स्थिति में आने लगेगा। मतलब स्वयं भी अपनी प्राकृतिक कार्य नहीं कर पाएगा और धातुओं को भी अपना प्राकृतिक कार्य नहीं करने देगा। और फिर वहां पे जो शरीर को धारण करने वाली हमारी सप्त धातुएं हैं, रस से लेकर शुक्र पर्यंत, उनमें कोई ना कोई दूषीकरण होता है। तब ये जो पूरी विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है वो विकार की प्रकृति को जन्म देती है। जैसा कि हमारा जब जन्म होता है तो हम कहते हैं कि जब एक ऋतु बीज क्षेत्र अंबु की स्थिति उत्पन्न होती है तब जो है बीज धारण की स्थिति उत्पन्न होती है, गर्भ का उत्पत्ति होती है। वैसे ही विकार या रोग की उत्पत्ति का ये क्रम है कि जो भी हेतु से विकृत प्राण रूपी ऊर्जा आती है वो अग्नि के ऊपर प्रभाव डालती है और आम को फिर उत्पन्न करती है, दोषों के उनके प्राकृतिक कार्य को बिगाड़ती है, और दोषों में भी अपने अंदर धातुओं के अंदर भी दूषीकरण करने लगती है, और इससे ये विकार प्रकृति को जन्म। तो ये विकार प्रकृति जब उत्पन्न होती है तो ये विकार प्रकृति वास्तव में कहीं ना कहीं अधिष्ठित होने के लिए आगे बढ़ती है। तो वास्तव में जब ये कहीं ना कहीं अधिष्ठित होने के लिए आगे बढ़ती है तो प्राकृतिक रूप से जो अधिष्ठान होता है, जहां पे उस निदान के अंश से ही विकृति का अंश पहुंचा रहता है, जिसको हम जानते हैं खगोल के रूप में, वहां ये पहुंच के और इस अधिष्ठान में ये वहां के स्रोतस के अंदर अपना जो है विकृति उत्पन्न करती है, और फिर वहां पे कार्य कर रहे दोषों के जो 15 अंश हैं, उन 15 अंश में से प्राणोदान, समान, व्यान, अपान, आप सभी सब चीजों को जानते हैं, उन अंशों में कुछ कुछ अंशों को अपने साथ लेती है
और दोष के जो प्राकृत स्थान है, पक्वासे कटिशक्ति से लेके नाभि रामाशय स्वेदो या पूरा कंठा सिरो, इन स्थानों में अपने अपने एफिनिटी के हिसाब से उन स्थानों में अपनी विकृति को, और वहां पे जो प्राकृत रूप से प्राण आ रहे हैं 10 प्राण आयतन के माध्यम से, उस प्राणायतन के ऊपर प्रभाव डालते हुए, और जो रस के संवहन के लिए ऊर्ध्व अधा और तिर्यक मूला कार्य कर रही होती हैं, उनके ऊपर प्रभाव डाल के विकार को अधिष्ठित करते हैं। अर्थात एक जो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी एक हम कार्य करने चलते हैं तो उसका बेस बनाते हैं, उसका अधिष्ठान बनाते हैं, जहां पे रह के हम अपना कार्य करते हैं। जैसे घर हमारा अधिष्ठान होता है, वहां पे रह के हम अपना काम करते हैं, हमारा वर्किंग प्लेस होता है। वैसे ही डिजीज भी अपनी एक वर्किंग साइट बनाती है कि कहाँ पे जाके अधिष्ठित होती है। वो ये एक प्रक्रिया जो है अधिष्ठान के माध्यम से हमको दिखाई देती है। तो वास्तव में ये क्रम है जो हम शुरू से लेके चला आ रहे हैं कि हेतु से ही ये क्रम हमारे शरीर में निदान के रूप में प्रविष्ट किया है और विकार प्रकृति को जन्म दिया है। अब विकार प्रकृति आगे बढ़ी है तो वो विकार अधिष्ठान के रूप में जाके अधिष्ठित हो रही है। और ये पूरी प्रक्रिया जो अधिष्ठित हो रही है, इसको अगर हम समझें तो वास्तव में इसका एक निश्चित उत्पन्न होने का एक निश्चित स्थान होता है। जैसा कि हमारे आचार्यों ने हमको बहुत सरल भी किया, आचार्य माधवकर इसको और सरलीकरण की तरफ ले गए। पूर्ववत आचार्यों ने बृहत्तरी में भी इसको बहुत सरल किया कि आमाशय और पक्वाशय दो ऐसे स्थान होते हैं जहां से ये आद्य उत्पत्ति के रूप में ये पूरी प्रक्रिया होती है। अर्थात मूर्धा से लेके नाभि तक का भाग या नाभि से लेके मलद्वार तक का भाग, यही दो ऐसे स्थान है जहां से ये विकृति की आद्य उत्पत्ति हो सकती है। तो कितना सरल करते जा रहे हैं ये हमारी चीजों को, और अगर हम इसको समझ पाए तो इस उत्पत्ति के बाद से वो कैसे आगे बढ़ा, तो संख्या प्रधान विधि विकल्प और बल और काल, ये जो सम्यक उत्पत्ति है कि कितनी संख्या से हो सकता है, किस दोष की प्रधानता से होता है, किस विधि का आलंबन करके होगा, किस दोषों के अंश के साथ होगा, कौन सा उसका जो है बल काल होगा और कैसा उसके ऊपर काल का प्रभाव होगा, ये जो है उसकी सम्यक प्राप्ति को बताएंगे। तो वही जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा पंच निदान के माध्यम से आगे बढ़ी थी, वो सम्यक प्राप्ति तक इस तरीके से बढ़ती है और इस तरीके से जो स्थितियों को जन्म देती है, उसके वजह से हमको मूल रूप से जो स्थितियां मिलती हैं उसको हम कहते हैं लक्षण। तो वास्तव में ये हेतु से लेके लक्षण उत्पन्न होने की जो पूरी प्रक्रिया जिसको कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको ध्यान में रख के अगर हम देखें तो लक्षण भी जो उत्पन्न होते हैं वो यहाँ पे आप देखें तो 5 तरीके के विशेष लक्षणों की बात की जा रही है कि जिस वजह से हम किसी डिजीज को जानते हैं उसको हम उसका प्रत्यात्म लक्षण कहते हैं। प्रभुत आविल मूत्रता नहीं मिलेगी तो हम उसको प्रमेय नहीं कह सकते हैं। गुदेन बहुद्रवम शरणम नहीं मिलेगा तो हम उसको अतिसार नहीं कह सकते हैं। अगर हम पांडु पीत भागार्धम की स्थिति केत की धूलि संदेवम नहीं होगा तो हम उसको पांडु नहीं कह सकते। अर्थात एक ऐसे कार्डिनल फीचर की उत्पत्ति होगी जिसके बेसिस पे हम उसका नामकरण दें। और अगर उसमें ही हम थोड़ा सा और उसमें जाएं तो कुछ उसके प्रभेद के लक्षण उत्पन्न होंगे जिनको हम विभेदक लक्षण कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पंचकाश की उत्पत्ति अगर होती है तो बात कफज, अगर छतज छयज की बात है तो वो उसके अलग अलग भिन्न भिन्न लक्षण जो है उसके आधार पर हम उसको जो है विभेदक लक्षण के आधार पर उसका एक विभेद देखते हैं। और इसी क्रम में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो व्याधि के उत्पन्न होने के बाद उसी तरीके के निदानों के सेवन से जो है आगे उत्पन्न होते हैं, जिनको हम उपद्रव लक्षण कहते हैं, जो कि उत्तरोत्तर उसकी एक गहरी और ये कहिए कि जो है समूचना की गहराई का द्योतक है। और जब ये निरंतर ऐसा हेतु सेवन जारी रहता है तब जो एक लक्षण उत्पन्न होता है कि जिसमें कि क्रियापथ अतिक्रांत की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति होती है, या यूं कहिए कि हमारा जो असाध्यता की स्थिति उजागर होती है। और अगर इस असाध्यता की स्थिति उजागर हो गई और ये हेतुओं का सेवन फिर भी जारी रहा तो एक ऐसी निरत मरणाख्याम लिंगम की स्थिति उत्पन्न होती है जिसको कि हम अरिष्ट लक्षण के नाम से। तो ये माधव निदान की ये विशिष्टता है जो उन्होंने अपने, जो हम थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड की तरफ जाएंगे, उन्होंने तंत्रकार ने अपनी ग्रंथ की स्थिति उत्पन्न स्थिति में ही पहले ही कहा था कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम उपद्रव अरिष्ट निदान लिंग और आतंक ऐसी ही स्थितियों को लेके हम इस रूप विनिश्चय नामक ग्रंथ की रचना किए हैं और ये भविष्य में होने वाली ऐसी स्थितियों का भी ज्ञात कर सके, आतंक की स्थिति तक का ज्ञात कर सके, ऐसे विसर्ज जो है के लिए ये उपयोगी साबित हो। ये इस तंत्र की मूल भावना है, इसीलिए इन्होंने इस विशेष चीज को यहाँ पे रख के इस तंत्र की रचना की है। तो अगर हम देखें तो वो पंच निदान जो पहला अध्याय है उससे लेकर
और यहाँ तक पूरा जो अरिष्ट उत्पन्न होने तक की स्थिति है, वहां तक की गति ये इस माधव निदान के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये इस तंत्र की मूल भावना है। अगर इसको थोड़ा सा चिकित्सीय दृष्टिकोण से समझें तो ये जो लक्षण हमको देखने को मिले, वास्तव में इस लक्षण के बाद हमारा जो रोग निदान का जो योगदान है वो यही नहीं समाप्त हो जाता है। वास्तव में जो निदान शब्द है वो बहुत ज्यादा चिकित्सा से जुड़ा। अगर निदान का सही मूल्यांकन नहीं होगा तो चिकित्सा जो है विदिशा को प्राप्त हो जाएगी, और वो जो विदिशा होगी वो गदातिचार को जन्म देगी। और सभी आप जानते हैं कि हर बीमारी में आचार्य चरक हो या अन्य आचार्य हो या आचार्य माधवकर हो, कहीं ना कहीं ऐसे जो पंचकर्मा उपचार या शोधन के उपयोग की स्थिति, ऐसी स्थितियों के बारे में जो बात करते हैं वो यही होता है कि निदान का सही आकलन ना हो तो ये स्थितियां उजागर होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये निदान की स्थिति को समझे तो चिकित्सा के साथ जो निदान का जुड़ा होता है वहां तक की बातों को यहाँ थोड़ा कहना चाहेंगे, क्योंकि ये निदान जो है सिर्फ डायग्नोसिस तक सीमित नहीं है, ये चिकित्सीय दृष्टिकोण के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। निदान परिवर्जन, आप सभी जानते हैं कि जब संप्राप्ति का ज्ञान हो जाता है तो उसका जो पहला जो कार्य होता है कि हम निदान परिवर्जन इस संप्राप्ति को ज्ञात करके करते हैं और फिर प्रकृति विघात और प्रकृति स्थापन की तरफ बढ़ते हैं। तो संक्षिप्ततः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्रिया अर्थात धातु शाम रूपी क्रिया इस तंत्र की मुख्य क्रिया है, और योग मतलब होता है जुड़ना। क्रियाओं का जुड़ना तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें निदान का परिवर्जन सही ढंग से न किया जाए। तो ये निदान परिवर्जन जो है चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी उतना ही प्रभावी हो जाता है जितना कि हमारे लिए जो है यहाँ पे ये विशेष तौर पर। तो ये विशेष बात यहाँ पे कहने की ये थी कि अगर हमको इस सही ढंग से इन स्थितियों का आकलन हम माधव निदान के माध्यम से करते हैं तो सम्मूर्छना के सही बल का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और जब सम्मूर्छना के सही बल का ज्ञान प्राप्त होता है तो कब हमको क्या उपाय करना है। माधव निदान का चिकित्सीय उपयोग इसलिए है, यहाँ पे मैं कुछ बिंदु रखना चाहूंगा कि वास्तव में आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है जो है औषधियों का किस तरीके से दुरुपयोग रोका जाए। औषधियों का दुरुपयोग रोकना भी हमारे माधव निदान या रोग निदान के लोगों का ही कार्य है, क्योंकि आज आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी चीजों में तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, जो हर्ब्स का एरिया है, वो घटता जा रहा है। तो निरंतर या यूं कहिए कि जो भी मेटेलिक प्रिपरेशन हैं या जैसी भी हम कास्ट औषधियां रस औषधियां यूज कर रहे हैं, उनका दायरा धीरे धीरे घटता जा रहा है। उनसे जो हम प्राकृतिक वनोपज पाते थे उतना हमको मिल नहीं पा रहा है। तो आज रोग निदान का काम यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पिन पॉइंट डायग्नोसिस नहीं होगी तो पिन पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर पिन पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं होगा तो औषधियों का दुरुपयोग होगा। तो रोग निदान के आज के इस रोग निदान दिवस पे मैं अपने रोग निदान के जो वरिष्ठ हमारे इस परिषद के या अकेडमी के वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी सक्षम स्थिति में हैं, आप इस योजना को बहुत ध्यान में ले आए कि अगर डायग्नोसिस के साथ साथ रोग निदान का अगर ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाए कि वो औषधियों के जो दुरुपयोग को रोकने में कारगर साबित हो सकता है, तो शायद हमारी आज के दिवस की ये जो मूल भावना है वो चरितार्थ हो जाएगी कि रोग निदान चिकित्सा के साथ साथ जो डायग्नोसिस के साथ साथ चिकित्सा में भी अपव्यय को रोकने में कारगर साबित हो रहा है। एक ऐसी स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज मैं अपनी जो स्थिति थी वहां तक अपनी वाणी को रख रहा हूँ, और मैं पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करूंगा एकेडमी को कि आपने मुझे अवसर दिया, और एक क्षमा भी कहूंगा कि कुछ मेरे वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, और मैं चाहूंगा कि अगर आप सभी के कोई प्रश्न हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, thank you very much for your apt lecture. Now I request respected Dudmal sir to conclude this session or his some remarks. Dudmal sir, hello. काफी अच्छा हुआ सर लेक्चर। कोई है थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस तो आते ही रहते हैं ऑनलाइन के चक्कर में, लेकिन माधव निदान को एक अलग तरीके से फिर से हमें देखने का मौका मिला कि यानी जो पंचनिदान आपने पहला अध्याय के ऊपर ही पूरा है सब दिया है भाई उसने, ऐसा आपने कंक्लूड किया उसमें, काफी अच्छा रहा। हाँ सर, दुधमल सर ज्वाइन हुए। हाँ यस
हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। डॉक्टर आज के राष्ट्रीय माधव अपने रोग निदान दिवस के अवसर पे हमने अपनी पहल की 2-4 साल हो गए कि हमने इस दिवस को मनाने का हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी बीच में हम, मुझे लगता है, भूल गए थे शायद। तो मंजरी मैडम ने एक पोस्ट डाली थी कि हमारा इस रोग निदान दिवस के लिए कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो इस दृष्टिकोण से चर्चा हुई और साथ में अतुल सर से एक दिन चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने भी सोचा कि कुछ हम करते हैं। तो थोड़ा सा एक विषय मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम रोग निदान का दिवस मना रहे। तो उसी दृष्टिकोण से हमारा जो बुक है, हमारा जो ग्रंथ है, संहिता ग्रंथ, मुख्यतः माधव निदान, उसके ऊपर कुछ चर्चा की जाए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने ये टॉपिक लिया था कि माधवे निदान श्रेष्ठा कहा है। तो माधव निदान के बारे में बहुत बार संभ्रम निर्माण हो जाता है कि ये तो संग्रह ग्रंथ है, इसकी उपयुक्तता क्या है, क्यों। सभी आवाज कट रही क्या है और उनकी चिकित्सा का भी वहाँ पे पूरी तरह से वर्णन किया है। और कुछ संहिता ग्रंथ जैसे चरक में निदान स्थान है, सुश्रुत में है, अष्टांग हृदय में भी है, अष्टांग संग्रह में भी है, और भाव प्रकाश है, योग रत्नाकर है। इन्होंने भी बहुत सारे, मतलब निदान के दृष्टिकोण से बहुत सारे अध्यायों का या स्वतंत्र स्थानों का वर्णन वहां पे किया है। फिर भी माधव निदान की कुछ खासियत वहां दिखाई देती है कि मैंने विवेक सर से जी बात करते वक्त कहा था कि माधव निदान का उल्लेख अगर कोई पैथोलॉजी का बुक, मॉडर्न पैथोलॉजी का बुक्स करता है, तो उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये माधव निदान की अपनी का वैशिष्ट, या मतलब ये सक्सेसफुल है कि उन्होंने वो लिखा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो डेज पैथोलॉजी आप बहुत लोगों ने पढ़ी होंगी। तो उसमें डेज पैथोलॉजी में वहाँ शुरुआत में माधव निदान का वर्णन जो है तो वहां पे किया है उन्होंने डिस्क्रिप्शन की, कोई एक एंशियंट टेक्स्ट है जो पैथोलॉजी को वहां डिस्क्राइब कर रही है। तो इस तरह से इसका महत्व तो हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ खासियत भी वहां माधव निदान की हम देखते हैं कि जैसे कि पंच निदान लक्षण का स्वतंत्र अध्याय दिया है। जैसे कि ज्वर निदान में चरक कह देते हैं कि पंच निदान का वर्णन वहां पे ज्वर निदान में करते हैं, लेकिन माधव निदान अपनी खासियत दिखाते हो जिसका बहुत अच्छे संग से निदान पंचक के बारे में विवेक जी ने वहां पे वर्णन किया, अपने डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो पंच निदान किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखेंगे तो कुछ एक अध्याय जो है माधव निदान में खास करके आज जैसे कि मैंने कहा पंच निदान का लक्षण, जो स्वतंत्र रूप से वहाँ निदान का, रोग निदान का महत्व वहां पे प्रतिपादन करता है। इसी तरह से ज्वर निदान है, अतिसार है। ये क्रम से देखेंगे तो उत्तरोत्तर क्रम जैसे थे कि हमारे सभी ग्रंथ में क्रम जो कहे गए तो उनका अपना महत्व है। हर एक निदान स्थान में या किसी भी संहिता ग्रंथ में जब भी वो अध्यायों का क्रम आ जाता है तो अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगता है कि पहले कौन श्रेष्ठ है। इस तरह से देखा जाएगा तो ज्वर व्याधि हमें श्रेष्ठ दिखता है। जैसे कि निदान स्थान में चरक ने भी ज्वर को पहले तवज्जुह दिया है, तो उसे प्रेफरेंस दिया है। तो ज्वर व्याधि जो है तो जिसे हम देखते हैं कि उसमें पूरी तरह के सिद्धांत, पूरे व्याधियों को जिस तरह से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए आयुर्वेदिक कंसेप्ट के हिसाब से, तो उन कंसेप्ट को भी वहाँ ज्वर निदान में या ज्वर अध्याय में हमें दिखाई देता है। तो उस तरह से उत्तरोत्तर जाएंगे तो आपको ज्वर के बाद अतिसार व्याधि दिखाई देता है कि जो उपद्रव स्वरूप आया उसके अतिसार, ग्रहणी अर्श, ये अन्य निदानभूत ग्रंथ व्याधि कहे गए कि एक दूसरों के कारण से होने वाले व्याधि है। तो इस तरह से एक एक आप जाएंगे तो अग्निमांदे, अजीर्ण विसूचिका, अल्सर जैसे व्याधि जो है तो स्वतंत्र रूप से वहां पे हमें अलग दृष्टिकोण देने वाले व्याधियों का वर्णन वहां माधव निदान में दिखाई देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें और कुछ खासियत हमें दिखती है, वो है कि अ, रक्त पित्त, सॉरी, अम्ल पित्त का वर्णन वहां पे दिखाई देता है। आगे वहां पे आप देखेंगे तो आमवात व्याधि का स्वतंत्र रूप से वर्णन वहां पे दिखाई देता है। तो ये कुछ वहां अपने
माधव निदान की खासियत वहां पे दिखाई देती है। और खास करके आप देखेंगे तो उत्तर तंत्र अगर देखेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे व्याधि, जो खास करके क्षुद्र रोग है और शल्य के अ, अनेक व्याधि है, भग्न निदान, भगंदर, उपदंश और अ, योनि वापस जैसे शिरो विकार, नेत्र विकार, नासा विकार, सभी प्रकार के विकारों का, खास करके जितने भी बाल रोग हो, सभी प्रकार के विकारों का वर्णन वहां पे हमें लगभग 70 अध्याय यहाँ पे वर्णन किए। तो इनमें सभी विष रोगों तक का वर्णन माधव निदान में दिया गया है। तो इसलिए माधव निदान मेरी दृष्टिकोण से रोग का वर्णन करने के लिए या रोग को डिफाइन करने के लिए, व्याधियों को डिफाइन करने के लिए एक परिपूर्ण ऐसा ग्रंथ बन जाता है। और इसलिए इसका उल्लेख भी हमारे ग्रंथ यहाँ आयुर्वेद में लघुत्रय में ही लिया गया है। तो इसलिए माधव निदान हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैंने ये टॉपिक लिया था। विवेक सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें इसे समझाने का प्रयास किया है और आगे भी इस के ऊपर चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बार कहा जाता है निदाने माधवा नष्टार, मैंने बहुत बार सुना है ये फ्रेज की। कोई कहता है कि निदान को तो माधव निदान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इतनी अच्छे ढंग से उन्होंने वहाँ हमें एक कलेक्टिव जो भी इंफॉर्मेशन है दैनिक सभी ग्रंथ, हम हमेशा जब भी हम यूजी लेवल में रहे थे तो बहुत सारे बृहत्रयी या संहिता ग्रंथ जो है तो पढ़ नहीं पाते, कि उसके कारण हमें वो व्याधियों का आकलन अच्छी तरह से होता नहीं। तो इसलिए जो शॉर्ट, उसी समय में भी शायद शॉर्ट में कोई ग्रंथ लिखा गया तो वो माधव निदान था, कि जिससे व्याधियों का हमें आकलन हो पाया जल्दी तरह से और शॉर्ट पीरियड में या अच्छी ढंग से। दोनों ही वहाँ पे कंटेक्स्ट जो भी है वो दोनों ही हमें यूजफुल है, जैसे कि शॉर्ट पीरियड में भी हम वो समझ सकते हैं या अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से माधव निदान का हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आज की कड़ी समझ लीजिए, और भी आगे हम इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तो विवेक सर ने जो खुद होके उन्होंने इनिशिएटिव लिया और अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू गणेश सर। धन्यवाद सर। और और कुछ, माधव माधव का सबसे योगदान यही है कि उन्होंने, जैसे हम चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, उन्होंने चिकित्सा भी दी है, सब दिया है, लेकिन आपको चिकित्सा करने से पहले पैथोलॉजी समझ में आनी चाहिए, या रोग निदान यानी रोग को कैसे ये करना है, डायग्नोस करना है, हाउ टू डायग्नोस द डिसीज, वो कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डालना या तत्कालीन समाज के ऊपर वो डालना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए शायद निदान यस माधव यस, श्रेष्ठ कहा गया कि आप बराबर, चिकित्सा तो बाद में करो, लेकिन वो कंसेप्ट उन्होंने पायोनियराइज किया। जैसे हम कहते यस हैं कि एटम, कनात ने उसका ये किया था, इन्वेंशन किया था, तो उसके बाद डाल्टन आए, सब आए, एटॉमिक एनर्जी आई, सब आया, लेकिन वो जो बेसिक पॉइंट होता है कि नहीं, हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वही माधव ने काम किया है, इसलिए निदान माधव श्रेष्ठ सर ने काफी अच्छे तरीके से उसके ऊपर भी, अब आइस ऑन द किक, विवेक सर ने काफी अच्छे तरीके से उसको एलोबरेट किया कि क्यों निदान माधव श्रेष्ठ है, और क्लिनिकल उसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम कन्वर्ट किया कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ माधव निदान। सो हम प्रयास करेंगे अभी रोग निदान दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि हम प्रयास करेंगे कि माधव निदान को सिलेबस में कैसे लाया जाए यूजी के। अभी यस रेफरेंस सर, ग्रंथों में है, लेकिन एज ए टेक्स्ट कम से कम पेपर सेकंड के लिए तो भी कर सकते हैं। और पेपर फर्स्ट का भी अगर हम देखें सर, इनकी टीका विद टीका अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा पैथोलॉजी हाउ टू अंडरस्टैंड, और जब भी हम माधव निदान एज अ श्लोक के नीचे जो टीका पढ़ते हैं, इधर विद्युत हो या दूसरी कोई टीका हो, तो उस टीका में काफी एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने हर जगह पे। तो हम ये प्रयास करेंगे कि अभी नेक्स्ट सिलेबस मीटिंग या नेक्स्ट सिलेबस हो गई, एनसीए साल में चेंज करती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा कि सेकंड यूजी सिलेबस में एज ए टेक्स्ट बुक सेकंड पेपर के लिए माधव निदान आप इनकॉर्पोरेट करें। तो ये एक हम संकल्प लेते हैं इस दिन। सही सही बात कही सर। वाश एक्चुअली वो होना चाहिए। एक्चुअली अतुल जी है? नहीं, अभी है नहीं सर, वाशना ओके सर भी ओके नहीं सर, है, ठीक मंजरी मैम ठीक है। है, देशपांडे मैम ज्वाइन है अभी, और दीप्ति पराशर मैम ज्वाइन है। हम्म हम्म, हम्म।
हाँ मंजिल मैडम है उनके तो कुछ इनपुट्स मैडम आते हैं एक शॉर्ट बर्स्ट में, तो हम देखते हैं। ठीक है, ठीक। नहीं तो फिर कंक्लूड करते हैं फिर। ठीक है, और कोई कुछ कुछ सेलिब्रेट कहना करना है चाहता है किसे? तो इफ एनीवन वांट्स टू दीप्ति मैम, add inputs for this lecture on so they are welcome. पवार मैडम भी, उज्ज्वला मैडम भी है, और बहुत सारे आज दीप्ति मैम जुड़े हैं। बात करना चाहते हैं। मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। यस सर, नमस्कार। वही है कि वो जो निदान माधवी निदान का जो मतलब क्रम है ना, वही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। Yes. और हम स्टूडेंट्स को वो बताना, मतलब स्टूडेंट्स को वो समझना जरूरी कि एक व्याधि के बाद अगर दूसरा व्याधि दिया है तो उसमें जो दुष्ट दृष्टि या फिर स्थान मतलब जो व्याधि घटक है वो पूरे व्याधि घटक के अनुसार अगर उस वक्त उस बारे में अगर सोचा जाए तो फिर, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मेरे पीजी स्टूडेंट्स है तो हम उसी हिसाब से चलते हैं कि इस व्याधि के बाद ही ये व्याधि क्यों दिया है। तो जो विकृति है, दोष विकृति, दुष्य विकृति, स्त्रोत विकृति या फिर धात्वाग्नि मांद्य है, जो कोई भी पॉइंट है तो उसके हिसाब से ही अगर आगे वाला व्याधि दिया गया है तो उस बारे में ज्यादा सोचना जरूरी है। और वो जो बेसिक कंसेप्ट है तो वही अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अगर समझ में आ जाएगा अभी तो फिर बाद में उनको बहुत इजी हो जाए। तो ये जो कंसेप्ट है कि क्रम के अनुसार ही व्याधि का निर्माण होता है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेकेंड ईयर के बच्चों में अगर समझ में आ गया तो अच्छा हो जाएगा यही स्टेज पे। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी नाइस स्टूडेंट्स। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस। पराशर मैम कुछ कहना दीप्ति चाहते मैम। हैं इसमें? हाँ परश। हाँ, बस मैं यही कह रही थी कि जो आपका सबमिशन है ना कि माधव निदान को सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए, तो जी मैं तो मैम। बच्चों को हमेशा यही बोलती हूँ कि निदाने माधव श्रेष्ठ बोला है तो माधव निदान को ही रेफर करना चाहिए। अब हम खुद की हमारी बुक्स हैं, लेकिन ठीक है, वो उसके लास्ट में पढ़ना चाहिए हमारी बुक्स, लेकिन शुरुआत तो माधव निदान से ही करनी चाहिए। और मेन तो कंसेप्ट वहीं से लेना चाहिए, लेकिन बात रही सिलेबस में इंक्लूड करने की या उसको ही लेने की, तो कोई भी ग्रंथ है या जो भी क्लासिक्स हैं वो एक्चुअली तो रेफरेंस करके ही यूज होते हैं। तो लेकिन बच्चों को मोटिवेट तो यही करना चाहिए कि पहले शुरू से पढ़ो तो माधव निदान ही पढ़ो। तो ये तो मैं तो करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कि माधव निदान ही पहले पढ़ो, बाद में जाकर के तो बाकी आचार्यों ने जो लिखे हैं उनको पढ़ो। तो बेस तो है ही माधव निदान का। सही बात है मैडम, एक्चुअली यूजी लेवल पे नहीं, लेकिन कम से कम पीजी लेवल पीजी पे लेवल, तो ये माधव लेवल यस निदान सर, एक। पीजी हाँ लेवल पे पीजी तो लेवल होना पे ही चाहिए। एक सब्जेक्ट ले यस सकते हैं ना सीधा। हाँ डिग्री लेवल पे तो कर सकते हैं। इस डायरेक्टली एक ग्रंथ ही एज अ पेपर करके ऐड ही कर लिया ग्रंथ विथ मधुकोष्ठिका एंड हाँ विद्युतनी। हाँ, पीजी लेवल पे करना उचित भी रहेगा वो एक्चुअली, तो उसका इम्पोर्टेंस भी बना रहेगा माधव ग्रंथ। निदान दिवस की सब ठीक है, कॉलेज सर कंक्लूड करा। Yes, sir. So on this note, on the day of Rashtriya Rognidan Divas, today we arrange a guest lecture by Dr. Vivek Kumar Dubey sir, and he has delivered a very good lecture today. So with the permission of respected Vashne sir and coordinator for today's lecture, Professor Arun Dudmal sir, and with the permission of today's guest speaker, Dr. Dubey sir, I conclude today's session, and thank you all who have joined for today's lecture. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, विवेक सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल।